क्योंकि मूलतः मैं जहानाबाद जिले से आता हूँ, मैंने भी नक्सलिज्म को देखा है काफी नजदीकी से। और आप उन दिनों वहाँ के काफी समय तक वहाँ के कप्तान भी रहे हैं। तो आपकी आपकी आकलन में क्या है, लगता है कि आज नक्सलिज्म पूरी तरह से बिहार में कंट्रोल में है? और अगर है तो ऐसा हम लोग कॉन्फिडेंस क्यों नहीं जता पा रहे हैं चुनाव आयोग को कि वो लगभग अगर कुछ चंद राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा चरणों में चुनाव होता है, तो ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हम लोग जता पा रहे हैं चुनाव आयोग के सामने? और उसी उसी में एक लगा सवाल उसी में सर एक लगा हुआ सवाल है कि क्या आप नक्सलिज्म में एक इकोनॉमिक एंगल भी देखते हैं क्या? इट्स ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर एज वेल? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहले नक्सलिज्म को समझने के बाद मैं आपका जो लास्ट में जुड़ा हुआ सवाल कर रहे हैं उसको पहले रख करके फिर अपनी अपनी जो मेरी समझ है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। नक्सलिज्म है क्या? व्यवस्था के प्रति विद्रोह किए हुए लोगों की एक जमात है जिन्होंने अपनी आस्था खो दी है, इस सिस्टम में आस्था खो दी है। तो आस्था में, व्यवस्था में जब आस्था का संकट पैदा हो जाता है और लोग जब विद्रोह करते हैं सिस्टम के प्रति, उन्हीं को हम नक्सलाइट करते हैं। तो हमें सिस्टम को देखना होगा। शोषण है, अत्याचार है, अन्याय है, बहुत तरह की बातें हैं, गरीबी है, भुखमरी है, बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो उन चीजों को आप बिल्कुल अलग करके नक्सलिज्म को अलग से नहीं देख सकते। मैंने कई बार ये भी कहा है कि नक्सलिज्म तो मूलतः एक विचारधारा है, तो विचार को आप बंदूक से कैसे मारोगे? बंदूक से तो आदमी को मारोगे। लेकिन विचार अगर जिंदा रहेगा राकेश जी, तो बंदूक ढोने वाले कंधे भी मिल जाएंगे ना फिर। तो विचार को तो विचार से आप काट सकते हो। तो ये इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। मध्य बिहार का मैं कई जिलों में रहा हूं, और आप जहानाबाद से हैं, आप जर्मनी में रहते हैं, तो आप देखिए जहानाबाद। जहानाबाद को कहा जाता है लैंड ऑफ मैसेकर, और पूरा जहानाबाद से अरवल कट करके जिला बन गया। तो मैं अरवल का भी एसपी रहा हूँ, मैं जहानाबाद का भी एसपी रहा हूँ, मैं औरंगाबाद का एसपी रहा हूँ। तो मध्य बिहार में तो काम करने का, और कब रहा हूँ, 90 के दशक में क्या हालत थी आप देखिए। जनसंहारों की धरती, और कितने बड़े बड़े जनसंहार हुए। मैंने उन जनसंहारों को देखा है, मैंने बातें को देखा है जहां 74 लाशें गिरी थी एक जात विशेष के लोगों की। और मैंने सेनारी को भी देखा है जहां एकदम निर्दोष लोग, जिनका कोई दोष नहीं, किस तरह कसाई की तरह उनकी गर्दन पर अम, ये वो चाकू चलाकर किस तरह उनको काटा गया था। और आपको बता दूं शर्मा जी, मैं औरंगाबाद में एसपी हुआ करता था, और बातें जब घटना हुई तो सबसे पहले बातें से मुख्यालय का कनेक्शन कट गया था। सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना नहीं था, ये मोबाइल फोन नहीं थे। और मुझे सूचना दी गई कि जहानाबाद से कम्युनिकेशन बंद है, और आप जाके औरंगाबाद, मैं औरंगाबाद में एसपी था, आप तुरंत जहानाबाद पहुंचिए। बातें आपने देखा है। मैं चूंकि जहानाबाद में एसपी रह चुका था, मैंने कहा देखा है। मैं रात को सिर्फ 4 सिपाही को लेकर के, आपको आश्चर्य होगा, मुझे नहीं मालूम था घटना क्या हुई है। जब पुलिस मुख्यालय को नहीं मालूम था कितनी बड़ी घटना हुई है, मैं भागा भागा वहां पहुंचा अपने डीजीपी के आदेश से। मैंने वहां लाशें गिननी शुरू की। चांदनी रात थी, मुझे आज भी याद है। 1 गिनी, 2 गिनी, 3 गिनी, 4 गिनी, 5 गिनी, 6 गिनी, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 30, 34 गिनी। तो मैंने वायरलेस से खबर किया कि यहाँ पर बहुत बड़ी घटना हुई है। 34 लाशों को मैं देख चुका हूं, और अभी और बहुत सारी लाशें हो सकती हैं। और ये 2 बजे की रात है। 5 बजते बजते तो पूरे देश की मीडिया वहां पहुंच गई थी, और नेता लोग पहुंच गए थे, और पूरा प्रशासन पहुंच गया था। तो वो मैंने दौर देखा। सेनारी में हुआ, उस समय भी मैं औरंगाबाद में एसपी था। एक जात विशेष के सवर्णों का नरसंहार हुआ। 34 या 38 ऐसे लोगों को काटा गया, कसाई की तरह काटा गया, इतनी बेरहमी से। और मैं औरंगाबाद में, जहानाबाद जिला प्रशासन की हिम्मत नहीं थी उस गांव में घुस जाए। लोगों में इतना आक्रोश था, 10,000, 20,000, 25,000 लोगों की भीड़। कोई नेता को गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे थे, पुलिस को घुसने नहीं दे रहे थे, कलेक्टर एसपी को नहीं घुसने दे रहे थे। मुझे खबर किया गया, क्योंकि मैं जहानाबाद में एसपी रह गया था, मुझे सब जानते थे। तो उनको पुलिस मुख्यालय से खबर हुआ है, गुप्तेश्वर पांडे ही लोगों को समझा सकता है, लोग लाश उठाने नहीं दे रहे थे। तो वहां से बुलाएगा, मैं अकेले बॉडीगार्ड को छोड़ करके अपनी जिप्सी में ड्राइवर को लेकर के अकेले 400-500 की संख्या में फोर्स और
पत्रकार और नेता गांव से 1 किलोमीटर दूर खड़े थे, पब्लिक दौड़ा दौड़ा करके नेताओं को पीट रही थी, कोई हिम्मत नहीं कर रहा था घुसने का। मैं अकेले गया उस गांव में, जाकर के लोगों को समझाया बुझाया, 4 घंटे उनके साथ बैठा और उसके बाद लाश को उठवाया। वो सब दौर मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं, ये सब मेरा भोगा हुआ साहित्य का सत्य जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। और मेरे मन में यही सवाल हुआ कि अगर जात के नाम पर इस तरह से नरसंहार जनसंहार होंगे तो ये सूबा कैसे बनेगा, और ये सूबे का भविष्य क्या होगा, और फिर लोग कैसे चैन से, घरों में कोई सोते नहीं थे। आप देख लिए कोई भी रात में न दलित सोते थे न सवर्ण सोते थे, चारों तरफ बेचैनी और छटपटाहट। माले वाले मार रहे हैं, पार्टी यूनिटी वालों को पार्टी यूनिटी वाले लड़ रहे हैं माले के साथ। और इतना ही नहीं, ये सेनारी हत्याकांड के साथ ये एमसीसी की एंट्री हो गई, तो ये तीनों नक्सल जो चरम उग्रवादी उग्रपंथी गुट है विचारधारा के, ये आपस में भी लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। और फिर इनकी लड़ाई श्रवण लिबरेशन फ्रंट से भी हो रही है, इनकी लड़ाई रणवीर सेना से भी हो रही है। तो ये सब चीजों को देखकर मेरा मन बड़ा व्यथित हुआ। हमने कहा समरस समाज बनना चाहिए, ऐसा समाज बनना चाहिए जहां आदमी को आदमी से डर न लगे, किसी जात से किसी जात को डर न लगे, जहां सवर्ण हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इज्जत से अपनी जान की हिफाजत की गारंटी के साथ मुस्कुराता हुआ रह सके, ऐसा समाज बनने का सपना। और तो वो सारी चीजों को मैंने देखा है, तो मैं ये मानता हूं उग्रवादी आंदोलन में बहुत भटकाव आया है, ये कहने की बात नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, लेकिन उसमें भटकाव बहुत आया है। तो अब तो उग्रवाद जो माहौल था अब कहाँ। 15 साल पहले माननीय नीतीश जी की सरकार बनी, उसके बाद आपने सुना, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने सुना कहीं कोई बिहार में जनसंहार हुआ हो, कहीं 10 लाशें गिरी हो, किसी जात की कोई लड़ाई हुई हो। यहाँ भागलपुर का दंगा मैंने देखा है, मतलब सुना है, सासाराम का दंगा देखा है जिसमें 40 लोग मारे गए, नालंदा का दंगा, इतने बड़े बड़े दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे। आपने सुना कि 15 साल में कोई दंगा हुआ हो हिंदू मुस्लिम का, कहीं लाशें गिरी हो हिंदुओं की मुस्लिमों की, कहीं किसी जात का कोई नरसंहार, एक भी गांव में कहीं दलितों का सामूहिक नरसंहार हुआ हो, कहीं सवर्णों का सामूहिक नरसंहार हुआ हो, कहीं पिछड़ों का सामूहिक नरसंहार हुआ हो, या पिछड़ों का सामूहिक नरसंहार हुआ हो, कहीं नहीं हुआ। तो पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए चीजों का, पॉलिटिकल चीजें बदली तो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण बिहार में अब तो बंदूकें लेकर के चलते थे लोग, स्कॉर्पियो में गाड़ी में 10-10 बंदूक की राइफल की नली निकालकर खिड़कियों चलते थे, आतंक फैलाते। आप आइए बिहार, आप बिहार के हैं तो देखिए, कोई माई का लाल है जो बंदूक की नली और अभी राइफल की नली कोई गाड़ी में से निकालकर चमकाते हुए झमकाते हुए जाए। रूटीन क्राइम, कहीं चोरी हो गई, कहीं लूट हो गई, कहीं डकैती, ये राम राज्य तो आएगा नहीं, ये होता रहता है। लेकिन जो कहते हैं माहौल कितना, समझिए हर फेस्टिवल में, होली हो तब, रामनवमी हो तब, दिवाली में हो तब, यहाँ फसाद वहां फसाद, सब खत्म हो गया। अभी देख ली 1 साल के अंदर कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां आई, 370, 35, राम जन्मभूमि का ये निर्णय, 3 तलाक का निर्णय, सीए का मामला, एनआरसी का मामला, कहीं बिहार पूरे देश में उथल पुथल हो गई हर जगह। कई प्रांतों में आपने देखा होगा बिहार बिल्कुल अपनी धुरी पर खड़ा रहा। ये दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही परिणाम है, क्योंकि ये सरकार कहीं भी पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं करती। खुली छूट है पुलिस को कि जो अपराधी हैं, मवाली हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनके साथ पूरी तरह से सख्ती से कानूनी ढंग से निपटिए। ये ताकत हमको प्रशासन को सरकार से मिलती है। जो भी कोई सरकार में रहे, प्रशासन को इतनी ताकत देगा, पुलिस को इतनी ताकत देगा, तो विधि व्यवस्था की स्थिति ऐसे ही रहेगी। तो इसी में हमारे मेरा पहला जो सवाल था वो कि तो फिर क्यों नहीं हम लोग आज भी चुनाव आयोग को ये कॉन्फिडेंस दिखा पाए हैं कि अगर देखिएगा तो किसी लिहाज से अच्छा नहीं, सबसे लंबे समय तक चलता है बिहार में चुनाव। तो ये अगर एक ही 2 स्टेट और है जो बिहार के बराबर मतलब इतने सारे फेजेस में चुनाव होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो हमारी तरफ से होना चाहिए चुनाव आयोग को, वो कहीं ना कहीं वो तो कमी दिखाता है।
नहीं, ये तो अपनी सुविधा के लिए कई प्रशासन करता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में चुनाव होगा, सहूलियत होगी, फोर्स की कमी भी रहती है। मेन कारण ये है ना, जैसे मान लीजिए आप देख लीजिए बिहार में हम एक फेज में अगर चुनाव कराना चाहे, हमें 11,000 कंपनी फोर्स चाहिए बाहर से। अब एक कंपनी में 100 आदमी होता है, 11 में 100 का गुणा कीजिए, कितने कितने फोर्स चाहिए। वो हो नहीं पाता है, संभव ही नहीं। जबकि ये स्टैंड अलोन इलेक्शन है, केवल बिहार में हो रहा है, बाकी प्रांतों में नहीं हो रहा है। लेकिन हम चाहें कि हर का पैरामिलिट्री फोर्स दे, नहीं, संभव नहीं। फोर्स के बली के कारण, फोर्स की कमी के कारण चरणों में चुनाव होते हैं। लेकिन बिहार में आज की स्थिति में आप देख लीजिए, पिछले पिछले अभी लोकसभा तो साल भर पहले हुए, देखिए एक पटाखा भी नहीं फोड़ पाए नक्सली। तो पूर्ण रूप से हिंसा मुक्त चुनाव हुआ। मैंने तो वो सब भी चुनाव देखे हैं, जहानाबाद, बेगूसराय के और औरंगाबाद के और नालंदा के, जब गोलियां चलती थी, गोलियां बांटी जाती थी, बंदूकें बांटी जाती थी, बूथ लूटे जाते थे, मतपेटियां लेकर के लोग भाग जाते थे, शोषित दलित कमजोर वर्ग के लोगों को बूथ पर चढ़ने नहीं दिया जाता था। वो सब कहाँ माहौल है? अब किसी की औकात है कि किसी को बूथ पर जाने से, वोट देने से रोक देगा? और किसी की औकात है बिहार में कि किसी गरीब को, शोषित दलित वंचित को कोई करता भी नहीं। अब आराम से टेंशन फ्री होकर के लोग जाकर अपना वोट गिराते हैं। पहले चुनाव में कितना तनाव होता था, गांव गांव में मार पीट, झगड़े, केस मुकदमे, डराना धमकाना। अब कहाँ होता है ये सब? जिसको जहां मन करता है वोट देता है और कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो माहौल तो बहुत ही अभी सुंदर हुआ है, बिहार बहुत बदला है। जो लोग पीछे याद करेंगे तो जमीन आसमान का। और चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में कोई इस तरह की समस्या नहीं है। बार बार बिहार सरकार ने और बिहार की पुलिस ने इस बात को साबित किया है कि हम हर चुनौती को बहुत बढ़िया से लेते हैं और संभालते हैं और उसका मुकाबला करते हैं। तो अभी पिछला चुनाव तो उसका उदाहरण है। उसके पिछले कहीं भी जाए, अब कहीं कहीं ये कर सकते हैं, कहीं कोई लैंड माइन्स लगा सकता है, मिसचीफ कर सकता है। सीधा सीधी लड़ने की हालत में पुलिस से न कोई अपराधी है न कोई नक्सली है। कोई इतना बड़ा भी अपराधी हो, आप देख लीजिए, नाम नहीं रखूंगा, बिहार के जितने अपने को शेर बब्बर अपराधी कहते थे वो सब जेल के भीतर हैं या अपने घर में डूब के पड़े हैं बेल जमानत लेकर। नहीं तो पूरे सूबे को बांट दे, ये इलाका इनका, ये इलाका इनका, यहाँ का राजा ये, यहाँ के राजा ये, यहाँ राजा ये, यहाँ के राजा ये, यहाँ के राजा ये, और सब जगह अलग अलग गुंडों का राज। अब नहीं है ऐसा, कोई माई का लाल नहीं है, लोग डरते हैं मुकदमा ना हो जाए। अब कहा कोई बिहार में बाहुबली सुना आपने कि कोई पुलिस को अंगूठा दिखा दे, पुलिस से डायरेक्ट लोहा ले ले? चोर लुटेरों को छोड़ दीजिए, लेकिन बाहुबली कोई नहीं है। जो है वो जेल में है या बेल पर बाहर है तो घर में दुबका हुआ। ये माहौल